ईयरली टाइम फ्रेम पे आप देखें, ये हमारे पास एक ईयरली फेयर वैल्यू गैप था जनवरी 2010 का। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक फेयर वैल्यू गैप है। ये फेयर वैल्यू गैप कब क्रिएट हुआ है? एक स्विंग हाई के टूटने के बाद। ठीक है, ये हमारे पास एक स्विंग हाई है। ये आपको जो रेड नज़र आ रहा है, ये ऊपर वाली साइड से स्विंग हाई है, नीचे वाली साइड से स्विंग लो है। सर आपकी तो स्क्रीन इस शेयर स्विंग नहीं हो हाई, रही, आपकी पिक्चर शो हो रही है, वीडियो शो हो रही है। नहीं नहीं शेर है। हाँ ये तो स्क्रीन शेयर सर। नहीं वो नहीं दूसरे शेयर है। टैब में आ रही है। ओके यार सर, भाई आप देख लीजिए। सॉरी सर, मैंने आपकी वीडियो जो है ना वो देख रहा हूँ, दो स्क्रीन ओपन है। अभी देख लें, अभी आपको नज़र आ रहा है? जी सर, थैंक यू, सॉरी सर। मुझे आपकी वीडियो शो हो रही थी, पता नहीं क्या वजह। रेहान भाई म्यूट कर लें। अच्छा, ये वाला फेयर वैल्यू गैप हमारे पास बना है। मार्केट ने ये वाला स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद ये ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि ये स्विंग हाई ऐसी क्या चीज़ है जिसने इस स्विंग हाई को या इस स्ट्रक्चर लेवल को ब्रेक किया है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमने ये देखनी है। और दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है कि स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मार्केट ने हमारे पास अ, क्या बनाया है। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रही हैं। एक है जी हमारे पास कि एक स्ट्रक्चर स्विंग हाई मार्केट ने ब्रेक किया है, और उसके बाद स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बना दी है। दो चीज़ें अभी तक हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं इस स्विंग में, इस ट्रेंड में। अभी हम आगे इसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। और ये ईयरली चार्ट है, 12 मंथ का चार्ट है। एक कैंडल एक एक साल की है, 12 12 महीने की है। तो आप बड़ी आसानी से ईयरली चार्ट पे देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया हो। तो हमें एक पहली तो चीज़ ये नज़र आ रही है कि स्विंग हाई मार्केट ने ब्रेक किया है, तो कोई ऐसी चीज़ में ट्रेड करने के बाद स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ, डायरेक्टली ब्रेक हुआ है। मतलब स्विंग हाई क्रिएट हुआ और किसी चीज़ में, किसी पी डी आर में मार्केट वापस नहीं आई, डायरेक्टली ब्रेक हो गया। तो एज सच हमारे पास यहाँ पे कोई पी डी आर नहीं है फ़िलहाल ईयरली चार्ट के ऊपर। ठीक है, कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल। और अगर कोई फेयर वैल्यू गैप नीचे को सपोर्ट अगर कोई बन रहा है ईयरली चार्ट पे, तो वहाँ तक मार्केट वापस भी नहीं आई हुई। अगर यहाँ पे कोई छोटा सा कोई फेयर वैल्यू गैप था भी जो सपोर्ट बन रहा था, तो उसमें मार्केट आई नहीं है। अभी जाते हैं डिटेल्स में भी देखते हैं, लेकिन अभी ईयरली चार्ट में देखें मैंने आपके सामने कितनी चीज़ें मार्क की हैं। एक है स्ट्रक्चर लेवल जो कि है स्विंग हाई। अब किसी बंदे को अगर स्विंग हाई का नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। मार्केट जब अपना एक हाई क्रिएट करती है जिसका जो पीक है उसके राइट साइड की कैंडल भी पीक वाली कैंडल से कम हो और लेफ़्ट साइड वाली कैंडल भी पीक वाली कैंडल से कम हो ना, तो हमारे पास ये एक ऐसे एक त्रिकोण बन जाता है जिसको स्विंग हाई कहते हैं। आईसीटी कॉन्सेप्ट में इसको स्विंग हाई कहा जाता है। नॉर्मली जो हाई एंड लो जिसको लोग रेफर कर रहे होते हैं ना, उसको फ्रैक्टल हाई कहा जाता है। वो 5 कैंडल्स की मदद से बनता है। पीक कैंडल के राइट पे भी दो होनी चाहिए ऐसी कैंडल्स जिनकी वैल्यू पीक से कम हो, और लेफ्ट पे भी दो होनी चाहिए कैंडल जिसकी वैल्यू पीक वाली जो कैंडल है उससे कम हो। इसको फ्रैक्टल हाई कहा जाता है। ठीक है, आपने अगर फ्रैक्टल पॉइंट्स कभी सुने हो किसी को बोलते हुए, तो फ्रैक्टल के लिए जो ये हाई बनता है ना, उसमें 5 कैंडल्स होनी ज़रूरी हैं। पीक वाली कैंडल, हाईएस्ट वैल्यू वाली कैंडल इन द सेंटर, राइट पे दो कैंडल्स, लेफ्ट पे भी दो कैंडल्स। अब इसकी मदद से ये जो हाई बन रहा है इसको फ्रैक्टल हाई कहा जाता है। ठीक है, आईसीटी जिस हाई को रेफर करता है, जिसको वो स्विंग हाई कहता है, उसके लिए 3 कैंडल्स बहुत है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो ये कैंडल है पीक हाईएस्ट वैल्यू वाली कैंडल, उसके राइट पे भी एक वैल्यू कम वैल्यू वाली कैंडल है और लेफ्ट पे भी है।
तो हमारे पास ये जो एरिया बन गया ये स्विंग हाई कहलाएगा। ये फ्रैक्टल हाई नहीं है क्योंकि इसके 5 कैंडल्स का सेट पूरा नहीं हो रहा है इसका। यहाँ पे 2 तो हैं पर राइट से लेफ्ट पे 2 हैं, राइट पे 2 नहीं है, तो ये फ्रैक्टल पॉइंट तो नहीं है, लेकिन ये स्विंग हाई ज़रूर है। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू, इसके देखें राइट पे 2 भी है, लेफ्ट पे 2 भी हैं, तो ये फ्रैक्टल हाई भी है और ये स्विंग हाई भी है, ये जो हमारे पास बना हुआ ना ईयरली चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो हम फ्रैक्टल पॉइंट को रेफर नहीं करते, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने कभी किसी की वीडियो सुनी और वो फ्रैक्टल हाई की बात कर रहा हो, या कई लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं जिसमें कहते हैं जी फ्रैक्टल पॉइंट ब्रेक हो गया जी। फ्रैक्टल पॉइंट क्या होता है? ये स्विंग हाई स्विंग लो ही होते हैं, मतलब 5 कैंडल्स होती हैं उसके अंदर, इसमें स्विंग हाई में 3 होती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब ये कोई ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज नहीं होते जो आम बंदे को समझ में नहीं है, बस एकदम ध्यान से सुनने की बात है। तो ये है हमारा स्विंग हाई। अब ईयरली चार्ट के ऊपर मार्केट ने ये स्विंग हाई ब्रेक किया, तो हमने सबसे पहला सवाल अपने आप से जब भी चार्ट देखते हुए पहला सवाल जो हमारे जहन में आना चाहिए वो ये है कि क्या स्विंग हाई ब्रेक हो गया? जी ब्रेक हो गया, पहली चीज़ ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्विंग हाई ब्रेक हुआ हुआ नज़र आ रहा है। अगर बेरिश हमारे पास ट्रेंड होता तो हम ये देखते स्विंग लो क्या ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। दूसरा सवाल हमने अपने आप से क्या पूछना, ये मैं आपको बैक टेस्टिंग की सारी चीज़ें बता रहा हूँ। स्विंग हाई अगर किसी ने ब्रेक कर दिया है तो क्या किसी सपोर्ट लेवल में ट्रेड करने के बाद मार्केट ने स्विंग हाई को ब्रेक किया है, या किसी सपोर्ट लेवल को टैप किए बगैर ही मार्केट ने स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया? ठीक है, ये 2 सवाल हमने पूछने हैं अपने आप से कि भाई हुआ क्या है। ठीक है, जब ये 2 चीज़ें हमें मिल जाएं तो फिर हम कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, अब हमारे पास ट्रेंड भी हमें पता चल गया है और एक सपोर्ट लेवल भी मिल गया। तो जो 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे अपनी लास्ट सेशन के अंदर, वो ये थे ना कि आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, डायरेक्शन आपने अपनी मार्केट की देखनी है, ट्रेंड देखना है, और उसके बाद आपने ये देखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स कौन से आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ईयरली चार्ट के ऊपर हमने यहाँ पे देख लिया। फिर 2 मिनट रुक जाते हैं, ज़रा आसान हो जाए तो फिर आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिया है। ठीक है, तो स्विंग हाई और फ्रैक्टल हाई, स्ट्रक्चर लेवल, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये आपको आ गई समझ में। अब बुलिश फेयर वैल्यू गैप से हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? बुलिश फेयर वैल्यू गैप या बेरिश फेयर वैल्यू गैप से एक्सपेक्टेशन हमें ये होती है कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप, एक्सट्रीम बुलिश कंडीशन अगर है मार्केट की, तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्केट को बेरिश होने नहीं देगा। ये हमारी पहली एक्सपेक्टेशन होती है बुलिश फेयर वैल्यू गैप से। ठीक है, अच्छा, अब बुलिश फेयर वैल्यू गैप से अगर हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि ये मार्केट को बेरिश नहीं होने देगा, इसका ये हरगिज़ मतलब ही नहीं है कि आप इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप में मार्केट के आते ही अपनी बाई एंट्रीज को ओपन कर लेंगे, ऐसा नहीं मैं कह रहा। ठीक है, इन जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि मार्केट इन लेवल्स पे आएगी तो आपने बाय कर लेना है, या स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक करेगी तो आपने बाय कर लेना है, या सपोर्ट लेवल में पहुंच जाएगी तो आपने बाय कर लेना है, ऐसा नहीं है। बुलिश फेयर वैल्यू गैप से हमारी एक एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन के मीट होने के बाद कुछ रूल्स हैं जिनको हमने पूरा होता हुआ देखना है। उन्हीं रूल्स की बेसिस के ऊपर हमने अपने एंट्री मॉडल्स बनाए हुए हैं, जैसे कि आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट वगैरह के मॉडल्स को समझा है। तो उस तरह की चीज़ें हमें पूरी भी नज़र आएंगी लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो फिर हमने अपने बाय या सेल एंट्रीज को प्लान करना है। लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ ईयरली टाइम फ्रेम पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही है। आप ये देखिए कि मार्केट ने आपको यहाँ पे बुलिश फेयर वाली गैप एक दिया ईयरली टाइम फ्रेम पे, स्ट्रक्चर लेवल भी ब्रेक हुआ हुआ है, और हमें यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसमें टैप करने के बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक किया। तो ईयरली हमारे पास कोई सपोर्ट क्रिएट नहीं हुई, और जो जहाँ तक ताल्लुक है ये निचले फेयर वैल्यू गैप का, ये आपको एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है,
इसमें नीचे वॉल्यूम इम्बैलेंस भी नहीं है। तो ये फेयर वैल्यू गैप आप देखें तो हमारे पास प्रॉपरली रिस्पेक्ट होता हुआ भी आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि इस फेयर वैल्यू गैप की बाउंड्री से मार्केट नीचे ट्रेड कर गई है। तो ये भी हमारे पास कोई सपोर्ट लेवल नहीं है, ईयरली टाइम फ्रेम के ऊपर ये सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो और अगर ये होता भी, सपोर्ट होता भी, तो क्या मार्केट ने यहाँ पे कोई स्विंग हाई ब्रेक किया है? यहाँ पे स्विंग हाई मार्केट ने यही नया बनाया है और फिर ब्रेक किया है। तो स्विंग हाई बनने के बाद मार्केट ने किसी सपोर्ट लेवल में ट्रेड ही नहीं किया हुआ। तो ये जिस फेयर वैल्यू गैप में टैप करके मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पे कोई स्विंग हाई ब्रेक होता हुआ नजर नहीं आ रहा हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो करंटली फेयर वैल्यू गैप हमें नज़र आ रहा है वो एक नज़र आ रहा है, ठीक है, और वो भी स्विंग हाई के ब्रेक होने के बाद नज़र आ रहा है। इस फेयर वैल्यू गैप को देखें, आपकी मार्केट ने क्या इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है? ये देखिए मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को, इस कैंडल, ये जो 2013 वाली कैंडल है, इससे ब्रेक नहीं किया। इसमें देखें आपको ये क्लोजिंग इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर नज़र आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये क्यों देख रहा हूँ कि क्लोजिंग इसकी कहाँ पे हुई है, 2013 में हुई है या 14 में हुई है? 13 में क्लोजिंग होने का मतलब ये है कि ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट नहीं हो रहा, ठीक है, ईयरली टाइम फ्रेम पे ये इन्वर्ट नहीं हो रहा। अगर ये 2013 वाली कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती और अगली कैंडल इसमें ट्रेड करके नीचे आ जाती, तो मैं कहता ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट हो गया हुआ है और इस वजह से मार्केट को ये अब ऊपर नहीं जाने देगा, काफ़ी देर अब नीचे होल्ड करके रखेगा, जब तक फिर ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्केट ब्रेक ही नहीं करेगी तब तक ऊपर नहीं जाएगा। हुआ ऐसा ही है, हुआ ऐसा ही है। अभी देखेंगे ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने जब तक ऊपर इसकी क्लोजिंग नहीं दे दी तब तक मार्केट ऊपर नहीं गई, लेकिन ये वाला काम ईयरली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें सेंस बनाता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अब इसका मतलब है कि यही फेयर वैल्यू गैप 6 मंथ टाइम फ्रेम पे भी हमें नजर आएगा और वहां पर हमें ये इन्वर्ट होता हुआ भी नजर आ रहा होगा और मार्केट ने फिर इसके बाद जब ऊपर क्लोजिंग दी, इसी इन्वर्ट हुए हुए फेयर वैल्यू गैप को सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर चली गई। ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन अभी हमें पता नहीं है, अभी हम अंदाजा लगा रहे हैं। और ईयरली टाइम फ्रेम पे हम अपने आप से ये एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे कि ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्केट को बेरिश नहीं होने देगा, ठीक है। अगर मार्केट एक्सट्रीम बुलिश है, लेकिन मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे क्लोजिंग दी है यहाँ पर, ये ईयरली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, और उसके बाद इसी एरिया से रिजेक्शंस भी लेती रही है। एक दफ़ा यहाँ पे रिजेक्शन ली है, दूसरी दफ़ा यहाँ पे रिजेक्शन ली है, ठीक है। लेकिन ये पूरी कहानी, ये पूरी सेंस हमें ईयरली टाइम फ्रेम पे सही तरह से समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अब 12 मंथ टाइम फ्रेम के अलावा हम 6 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर भी स्टडी करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि हमने ईयरली टाइम फ्रेम पे क्या क्या मार्किंग की है। स्ट्रक्चर लेवल मार्क किया है, स्विंग हाई ऐसे बनता है, मार्क किया है, ब्रेक कर दिया मार्केट ने। किसने ब्रेक किया, ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई। और स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिया। उससे हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि मार्केट को वो बुलिश रखेगा, लेकिन मार्केट ने उससे नीचे क्लोजिंग दे दी और फिलहाल थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना है यहाँ पे, और जब तक मार्केट इसे ऊपर नहीं चलेगी तब तक मार्केट बुलिश नहीं हुई, ठीक है। तो ये ईयरली टाइम फ्रेम में हमें पता चल गया कि भाई ये हो रहा था, ठीक है। अच्छा, अब आप बुलिश फेयर वैल्यू बुलिश ट्रेंड को अगर हम देखें ईयरली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आपको करंटली 2025 की कैंडल 55,000 पॉइंट्स की नज़र आ रही है, ठीक है, 55,626 पॉइंट्स की नज़र आ रही है, ठीक है। और ओवरऑल मार्केट को आप अगर यहाँ से लेके इधर तक देखें तो ये 45,000 पॉइंट्स की मार्केट थी, ठीक है। कितने अरसे की, 2002 से लेके 2024 तक, तकरीबन 22 साल में मार्केट 45,000 पॉइंट्स बुलिश हुई थी, 45,550 पॉइंट्स। और अकेली 2025 के अंदर 55,626, 10,000 पॉइंट्स इस रैली से ज़्यादा एक साल में ही मार्केट बना चुकी हुई है, ठीक है। तो 22 साल की परफॉर्मेंस एक तरफ और 2025 की परफॉर्मेंस एक तरफ। तो हम मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि भाई क्या मार्केट
ऐसा कर सकती है। ये किसी के अब्बा जी को भी नहीं पता कि मार्केट कब कितना मूव कर जाएगी, कितनी नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अपने आप से या किसी और से ये सवाल पूछना बंद कर दें कि मार्केट कितना नीचे आएगी और कितना ऊपर जाएगी, कब आएगी कब जाएगी, ये किसी को नहीं पता। 22 साल में मार्केट 45,000 पॉइंट्स मूव की थी और एक साल के अंदर 55,000 मूव कर गई है। तो क्या कोई बंदा जज कर सकता है कि कितनी मार्केट ऊपर नीचे जा सकती है? असल सवाल ये कि आपको ये पता चल जाए कि भाई मार्केट सिल्वर की इतनी ऊपर क्यों नहीं जा रही थी, या 22 साल के अंदर मार्केट ने सिर्फ 45,000 क्यों मूव किया था, जबकि गोल्ड तो अच्छा खासा मूव कर गया था। ठीक है, इसकी वजह जानना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत इसके कि हम ये अपने आप से पता कराते रहें या किसी और से पता कराते रहें कि भाई मार्केट कब ऊपर जाएगी, कितनी ऊपर जाएगी। भाई हमें नहीं पता कराना कितनी ऊपर जाएगी, हमें इस सारी मूव के अंदर छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है जो कि आपके लिए चंद इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ जो आपने अंडरस्टैंड कर ली तो आप इतने पैसे बना सकते हैं कि आपकी आज तक की टोटल नस्लों ने इतने पैसे नहीं बनाए हुए होंगे जितने आप बना जाएंगे। ठीक है, तो ये इंतहाई दुनिया का फजूल तरीन सवाल है कि भाई मार्केट कब ऊपर जाएगी, कितनी ऊपर जाएगी, कब नीचे आएगी, कितनी नीचे आएगी और क्या करना है हमें। भाई आपने क्या करना है वो तो मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन मार्केट कब कितनी ऊपर नीचे जाएगी कोई मैं नजूमी तो नहीं होना यार, ना ही आप हैं। ठीक है, तो इस तरह के फजूल सवाल पूछने बंद कर दें, इनका कोई फायदा नहीं है। असल सवाल यह है कि मार्केट क्या कर रही है, इसको हमने समझना है अच्छे तरीके से। और ईयरली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको सिर्फ दो चीजें बताई हैं। स्विंग हाई मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, तो हमने ये देखना है, अपने आप से सवाल पूछना भाई किसने ब्रेक किया स्विंग हाई, और स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या कर रही है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, बहुत कम चीजें चाहिए हमें मार्केट को समझने के लिए, लेकिन पता नहीं आप लोग डर गए शायद इस मार्केट से कि शायद ये बहुत ही बड़ी रॉकेट साइंस है जो लोगों को आती नहीं है। मार्केट दुनिया को देखनी आती नहीं है। ज्यादातर जो लोग हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस का क्या मतलब है, किसी दूसरे की बातें सुन के वो मान लेते हैं उसकी बात, इसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। कि ट्रंप ने कह दिया कि मार्केट बुलिश है तो ये एक फंडामेंटल न्यूज है। इलॉन मस्क ने कह दिया कि भाई गोल्ड सिल्वर की बड़ी डिमांड है, बोले ये फंडामेंटल न्यूज है। लोगों के कहने के ऊपर अपना बायस सेट कर लेते हैं, अपना नैरेटिव सेट कर लेते हैं। क्योंकि इलॉन मस्क ने या ट्रंप ने कह दिया है मार्केट बुलिश है तो भाई हम भी बुलिश हैं। ठीक है, इसको वो कहते हैं फंडामेंटल न्यूज। ठीक है, और ज्यादातर लोग इस तरह की बातों के ऊपर नजर रखते हैं, मतलब हालात हाजरा के ऊपर नजर रख के बैठे होते हैं कि भाई लोग क्या कह रहे हैं, और उस हालात हाजरा की बेसिस के ऊपर वो कहते हैं कि भाई मैं बेरिश नहीं हूं क्योंकि अब बड़े अब्बा जी ने कह दिया कि बाहर मार्केट बुलिश है। ठीक है, लेकिन मार्केट क्यों बुलिश है वो टेक्निकली उनको देखनी ही नहीं आती। मार्केट 99% ऑफ द लोगों को नहीं आती मार्केट देखनी, और वो आपको उनकी वजह से आप समझते हैं शायद कोई इल्म नजूम है उनके पास कोई इल्म नजूम नहीं है। ठीक है, आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं यहां पे कि आप लोगों ने मार्केट किस तरीके से एनालाइज करनी है, और ईयरली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि सिल्वर की मार्केट 2010 के अंदर बुलिश हो चुकी थी, स्ट्रक्चर हाई मार्केट ने ब्रेक कर दिया हुआ था। 2011 से लेके 2020 तक 9 साल तक मार्केट को नीचे रखा गया। उसके बाद 4 साल मजीद मार्केट को एक्यूमुलेट कराया गया और 2025 में मार्केट बुलिश हुई है। ये मार्केट ऑलरेडी इधर से ही बुलिश थी, 2010 में ही मार्केट बुलिश थी। ये नीचे इसको एक सियासत के तहत नीचे रखा गया। वो क्या थी, वो अगर आपका समझने का शौक है, पढ़ने का शौक है, तो मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा। अदरवाइज अभी फिलहाल हमें इस तरह का जानने का कोई जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल इसको समझने की कोशिश करें कि बुलिश मार्केट थी 2010 में हमें पता चल चुका हुआ था कि मार्केट बुलिश है सिल्वर की, क्योंकि स्ट्रक्चर हाई मार्केट ने ब्रेक किया हुआ था। और हमारे पास यहाँ पे कोई फिलहाल कोई सपोर्ट लेवल ईयरली टाइम फ्रेम पे नहीं था, लेकिन स्ट्रक्चर लेवल तो ब्रेक हुआ नजर आ रहा है ना हमें। ट्रेंड हमने पढ़ा है ना कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एसएमसी के ऊपर कर लें जो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया है, या आप जनरल प्राइस स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ लें मार्केट को। जब मार्केट न्यू हायर हाइज क्रिएट कर रही है, न्यू हायर लोज क्रिएट कर रही है, इसको क्या कहते हैं, इसको बुलिश मार्केट कहते हैं ना। इससे तो आसान कोई बात ही नहीं है।
और ईयरली टाइम फ्रेम के अंदर हमें नजर आ रहा है यहां पर कि मार्केट ने स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब ये अंधे को भी नजर आ जाना चाहिए ना कि ये क्या है, मार्केट बुलिश है ना। क्या बना रही है मार्केट? हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, बुलिश मार्केट है। ठीक है, और क्यों बुलिश मार्केट है? बिकॉज मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक किया हुआ है। इसमें क्या मुश्किल बात है? अगर मार्केट यहां पर ईयरली टाइम फ्रेम में इस स्विंग लो से नीचे क्लोजिंग दे देती तो हम कहते भाई स्विंग लो ब्रेक हो गया, मार्केट ने ये वाला काम कर दिया, तो हम क्या कहते? जनरल प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से कहते हैं कि बेरिश हो गए हम, और एसएमसी के हिसाब से कहते हैं कि मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर गई है, अभी भी बुलिश हो सकती है, मार्केट ने अभी किसी वैलिड पॉइंट से नीचे या डेफिनेट हाई डेफिनेट लो से नीचे अभी तक ट्रेड नहीं किया या ब्रेक नहीं किया, उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया। ठीक है, हम यही कहते हैं ना। तो ईयरली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट बुलिश है ना, इसमें कोई मसले वाली बात ही नहीं है। स्विंग ये सिल्वर जो है बुलिश है अभी तक। ठीक है, तो अब जिस बंदे को फिबोनाची का आइडिया है, और मैंने आपको कहा था कि भाई आप जनरल प्राइस स्ट्रक्चर के थ्रू मार्केट को रीड करें या एसएमसी के थ्रू रीड करें, पर्पस क्या है? स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना कि मार्केट बुलिश है या बेरिश। जनरल प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर बताया था कि जो लोग जनरल प्राइस स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि मार्केट ने स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया है और नया स्विंग हाई बना दिया है, अब मार्केट अपने ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल या गोल्डन जोन लेवल तक मार्केट रिट्रेस करेगी, जो कि फिबोनाची का 62% से लेके 79% के बीच में ये 3 लेवल्स होते हैं। 62% 79% का जो मीन है ना, जो एवरेज पॉइंट है, ये होता है ऑलमोस्ट 70%। तो इन तीनों एरियाज तक मार्केट रिट्रेस करेगी, इससे ज्यादा भी कर सकती है। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इससे ज्यादा भी कर सकती है, और मार्केट यहां से बुलिश होगी। ये सबसे आसान स्ट्रक्चर पढ़ने का तरीका है कि मार्केट ने एक स्विंग हाई को ब्रेक किया है यहां पे, अब मार्केट एक नया स्विंग हाई क्रिएट करने के बाद प्रीवियस स्विंग लो के बीच में ये जो सारी रेंज बनती है, इसके ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल तक आएगी, रिट्रेस करेगी और फिर बुलिश हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां से आप हिसाब लगा लें, ये हमारा स्विंग लो था, ये हमारा स्विंग हाई था। ठीक है, मार्केट कहां तक आई? अपने गोल्डन जोन से थोड़ा सा नीचे आई, ये विकेश के मारती रही, और यहां से मार्केट बुलिश होगी ना। तो हम इसको ये तो नहीं कहेंगे कि मार्केट सिल्वर की बेरिश हो गई थी, नहीं, ये डीप रिट्रेसमेंट पे आई थी। इसकी वजह क्या है, क्यों इतना मार्केट ने यहाँ पे टाइम लगाया, अभी इसको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपके सामने वो कहता ना, नंबर बनाने की कोशिश भी नहीं करूंगा कि भाई मुझे पता था क्यों आई मार्केट, अभी जरूरत नहीं है। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझे कि ईयरली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट बुलिश ही थी, जब तक कि ये इस स्विंग लो से नीचे ट्रेड ना कर जाती तब तक हम यही कहते कि भाई मार्केट बुलिश ही है। ठीक है, तो सिल्वर यहाँ पे 2011 से 25 तक या 24 तक मार्केट यहाँ पे फंसी रही, 25 में मार्केट अचानक बुलिश हो गई। ठीक है, तो हम इसी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसी के अंदर हम अपॉर्चुनिटीज निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई मार्केट हमें ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज देती है जिन पे ट्रस्ट करते हुए हम अपनी ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, अपना प्रॉफिट लेंगे, क्लोजिंग करेंगे, और उसके बाद हम सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करते रहेंगे कि भाई अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मार्केट ने कब देनी है। ठीक है, और हमें अच्छे पैसे बनाने के लिए बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज चाहिए। दिस इज ऑल व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब एक दफा हम 6 मंथ के चार्ट को देखते हैं इसी रोशनी में, जिसके अंदर हमने 12 मंथ का चार्ट को देखा है। ये जो हमने अपने पास यहाँ पे ये जो 4 लाइनें लगाई हैं, इनको हम सेव करते हैं अपने पास 12 मंथ, और इसको हम गायब कर देते हैं, और अब आ जाते हैं हम 6 मंथ टाइम फ्रेम पे।
6 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर हम सबसे पहली चीज़ क्या आइडेंटिफाई करेंगे? स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ठीक है, हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई ये स्विंग हाई था जो हमारा ईयरली टाइम फ्रेम पे है, वही है स्विंग हाई यहाँ पे भी, और स्विंग लो किधर है? वही है स्विंग लो हमारे पास यहाँ पे भी। ठीक है, अब क्या ये स्विंग हाई मार्केट ने किसी सपोर्ट लेवल में ट्रेड करने के बाद इसको ब्रेक किया है, या मार्केट ने स्विंग हाई क्रिएट करके साथ ही इसको ब्रेक कर दिया? ये बस हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है, और हम देखते हैं कि क्या कोई फेयर वैल्यू गैप हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हमें ना यहाँ पे 6 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर ये देखिए एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, ये देखिए। इसमें हम देख लेते हैं, नीचे वॉल्यूम इम्बैलेंस है जी, हमें वॉल्यूम इम्बैलेंस भी नज़र आ रहा है ये। ठीक है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है हमारे पास। इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ने ट्रेड किया है, इसके ऊपर वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ से फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया है वॉल्यूम इम्बैलेंस तक, यहाँ तक। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास सपोर्ट बन गया। अच्छा, अब ये जब सपोर्ट बन गया तो क्या मार्केट का ने इधर लाजमी आना है? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब लोग ना ये इससे भी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि भाई फेयर वैल्यू गैप क्योंकि सपोर्ट बन गया तो यहाँ पे मार्केट लाजमी आएगी। नहीं, यहाँ पे लाजमी नहीं आना उसने। यहाँ पर अगर आ गई तो हमें ये पता है कि हमारे पास ये एक वैलिड सपोर्ट लेवल है। जब तक मार्केट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं करेगी, मार्केट बेरिश कंसिडर नहीं की जाएगी। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि हमारे पास 6 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर ये क्या निकल आया? सपोर्ट लेवल। और इसी लेवल के अंदर हमारे पास क्या है? स्विंग लो। और हम क्या कह रहे हैं? स्विंग लो से नीचे मार्केट क्लोजिंग देगी तो हम कहेंगे कि मार्केट बेरिश है। और साथ ही हमें आईसीटी का एक पीडी एरे भी मिल गया जो कि एक वैलिड सपोर्ट लेवल है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो हम कंसिडर करेंगे कि मार्केट अब ये सपोर्ट कम रेजिस्टेंस बना के मार्केट बेरिश भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी है, इंड्यूसमेंट आपको समझाने लगा। हम ये कहते हैं कि मार्केट इंड्यूसमेंट से फौरी तौर पे नीचे क्लोजिंग देने के बाद बुलिश भी हो सकती है। तो आईसीटी का रूल क्या कहता है? आईसीटी का रूल ये कहता है कि अगर सपोर्ट से नीचे मार्केट क्लोजिंग दे दे और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट ना हो और दोबारा से ऊपर क्लोजिंग दे दे तो ये वाला लेवल क्या बन जाता है? रिक्लेम्ड सपोर्ट। तो यहां से मार्केट इसी लेवल को दोबारा से सपोर्ट बनाने के बाद बुलिश हो जाएगी। तो जब हम कहते हैं कि ये रिक्लेम्ड सपोर्ट पे मार्केट दोबारा लाजमी आती है तो फिर हमें एक ऐसा लेवल मिल जाता है कि हाँ जी अब मार्केट यहां पे दोबारा लाजमी आएगी। तो हम इस तरह के लेवल्स का वेट करते हैं कि रिक्लेम्ड सपोर्ट की तरह, क्योंकि वहां पर मार्केट 99% ऑफ द टाइम्स वापस आती है। 1% इस तरह के लेवल भी मिस हो जाते हैं, पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये वाले लेवल मिस हो। 99% ऑफ द टाइम्स मार्केट इन लेवल्स पे वापस आती है रिक्लेम्ड एरियाज के ऊपर। लेकिन सिंपल सपोर्ट लेवल हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, यहां पे मार्केट का वापस आना लाजमी नहीं होता। ठीक है, ये जो मैंने बात बोली है इसको कोई 10-15 दफा सुनेंगे, चार्ट पे को 25 एग्जांपल्स देखेंगे तो फिर ही मेरी बात समझ में आएगी, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये क्योंकि कोई ना कोई भाई रिकॉर्ड कर रहा होगा, वो लिंक भी शेयर कर देगा, तो इस बात को आपने दोबारा सुनना है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा इसको। अच्छा, तो 6 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या हमें मिल गया? फेयर वैल्यू गैप जो कि सपोर्ट बना और उसने स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक कर दिया। क्या इसके अलावा हमें यहाँ पे कोई और सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है? यहाँ पे अभी हमें फिलहाल यहाँ पे कोई और सपोर्ट लेवल नजर नहीं आ रहा। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद क्या हमारे पास कोई मार्केट ने जब ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिया था ये स्ट्रक्चर लेवल को ब्रेक करने के बाद, क्या इसको इन्वर्ट किया मार्केट ने? इसको अभी स्टडी कर लेते हैं हम। यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखें यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस तो कोई नहीं है और यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप भी हमें नज़र आ रहा है। और ये देखें ये फेयर वैल्यू गैप को इस कैंडल ने, 6 मंथ की कैंडल है, जनवरी से लेके जून तक की 2013 की कैंडल है जिसने इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दिया और अगली कैंडल इसके अंदर आ गई इसको इन्वर्ट करने के लिए। तो हमें ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट होता हुआ भी नजर आ रहा है। ठीक है, पर अब सवाल ये है कि क्या ये इन्वर्ट होने के बाद इसने कोई स्विंग लो ब्रेक किया था? अब असल सवाल ये है। ठीक है, तो वो भी हमें नजर आ जाएगा कि उसने ब्रेक किया या नहीं किया। अच्छा, ऊपर हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। ठीक है, तो ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है ये वॉल्यूम इम्बैलेंस समेत मार्क करना है हमने यहाँ तक। ठीक हो गया। अब मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, साथ ही इसको इन्वर्ट कर लिया। तो इन्वर्ट करने का क्या मतलब है कि भाई ये हमारे पास एरिया रेजिस्टेंस बनना शुरू हो गया है।
लेकिन ये कितनी बड़ी रेजिस्टेंस बनेगा, क्या मार्केट को फर्दर नीचे ले जाएगा, तो उसके लिए हम वेट करते हैं कि मार्केट एक स्विंग लो को ब्रेक कर दे। क्या ये स्विंग लो को ब्रेक किया इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ने टैप करने के बाद? नहीं किया। तो ये रेजिस्टेंस तो है पर कोई इतनी बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। 6 मंथ टाइम फ्रेम की ये रेजिस्टेंस को बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इतनी जरूर है कि मार्केट को इसने 9 साल तक नीचे रखा है। क्यों रखा है वो कोई और टाइम फ्रेम में हमें इसकी जस्टिफिकेशन मिल जाएगी। 6 मंथ पे इसकी कोई फिलहाल जस्टिफिकेशन नजर नहीं आ रही, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट होता हुआ हमें नजर जरूर आ। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि ईयरली टाइम फ्रेम पे हमने स्विंग हाई देखा था और स्विंग लो देखा था और यही वाला फेयर वैल्यू गैप देखा था, और ईयरली टाइम फ्रेम पे हमने देखा था कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट नहीं हो रहा। लेकिन 6 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर हमें नजर आ गई कि इन्वर्ट जरूर हो रहा है, लेकिन इसने स्विंग लो ब्रेक नहीं किया। तो एक ही चीज ऐड हुई ना यहाँ पे। ठीक है, जो काम हमने 12 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर जो पढ़ा था वही चीज हमने 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे भी पढ़ी है, और हमें आईसीटी के रूल्स के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आना शुरू हो गया है कि मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप जो ये क्रिएट किया है स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद, उसने कोई स्विंग लो ब्रेक नहीं किया। तो 6 मंथ पे भी मार्केट अभी तक बेरिश नहीं हुई, और एक सपोर्ट लेवल भी हमें मिल गया है, और वो सपोर्ट लेवल ब्रेक होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि 6 मंथ टाइम फ्रेम पे भी मार्केट बेरिश नहीं है, और ना ही कोई सपोर्ट कम रेजिस्टेंस कोई चीज बन रही है। ठीक है, और ना ही कोई रिक्लेम सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, तो हमें सिल्वर बुलिश ही बुलिश नजर आ रहा है 6 मंथ टाइम फ्रेम तक भी। ठीक है, तो अब इरफान भाई ने आपको जो भी असाइनमेंट दी है वो आई एम श्योर आप लोगों ने रिकॉर्ड कर ली होगी, मेरे आने से पहले की बात है। जिन लोगों ने वो असाइनमेंट क्या है वो समझ लिया है वो सबमिट कराएं। और मैं आपको असाइनमेंट एक और दे रहा हूँ, वो ये है कि आपने 6 मंथ टाइम फ्रेम के बाद 3 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर यही काम जो मैंने आपको करके बताया है वो आपने खुद से प्रैक्टिस करना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम 3 मंथ टाइम फ्रेम को डिस्कस करेंगे। अभी इतना काफ़ी है, नमाज अच्छा का सर, टाइम भी हो गया, नमाज पढ़ लेते हैं। अगर 2 मिनट दे दें तो सर एक और 3 मंथ टाइम फ्रेम को कोशिश करें आप कर लें, कोई इतनी लंबी छोटी साइंस नहीं है। कल या परसों जब भी मुझे टाइम मिला मैं इंशाल्लाह आपके पास आके डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करूँगा। सर 2 मिनट हैं तो एक क्वेश्चन कर लूँ। क्वेश्चन नहीं है, क्लैरिफिकेशन एक्चुअली। जी जी करें। सर हम अपनी प्रैक्टिस में ना, जो हमें आसिम भाई ने बताया, जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना, वो टैप होने के बाद उसको हम एक्टिव, उसका स्ट्रक्चर हाई जो है ना ब्रेक होने के बाद उसको एक्टिव समझते हैं, और उसका जो रेजिस्टेंस है यानी जो इन्वर्ट होना है उसके बाद देखते हैं। तो जी जी अभी आपने जो जी 12। जी 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 जी। ठीक है, मैंने आपको यही बोला है कि मार्केट ने ये वाला फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट कर लिया है, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया ना। वो जी वो अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर लेती, अगर स्ट्रक्चर ब्रेक कर लेती तो इसके साथ क्या चीज देखते वो मैंने भी आपको बताना है, वो भी बताया नहीं है। जी सर। अभी यहाँ तक जो चीज मैंने आपको बताई है उसको बस समझ लें। ठीक है सर। ठीक है, तो कि सर बुलिश फेयर वैल्यू गैप से हमारी एक एक्सपेक्टेशन थी ना कि मार्केट इसमें टैप करके ऊपर जाके अगर स्ट्रक्चर ब्रेक कर देगी तो ये सपोर्ट बन जाएगा। आसिम ने यही बताया ना जी आपको। सर। जी सर। जी सर। बिल्कुल। तो मैंने भी यही से आपको कहानी समझानी शुरू की है कि ईयरली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने जब आपके पास ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया था स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद, तो हम इसे एक्सपेक्ट यही करते कि ये बुलिश रखेगा मार्केट को, मार्केट इसमें टैप करके ऊपर स्विंग हाई ब्रेक करने चली जाएगी। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं है, जी सर। ऐसा नहीं कर सकती ना वो। जी सर। तो अब हमने उससे क्या एक्सपेक्टेशन करनी है, ये आसिम के लेक्चर से आगे की बात बता रहा हूं ना, इसको समझने की कोशिश करें ठीक है मैं सर। क्या कह रहा हूं। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। आसिम ने जो पढ़ा लिया है वो सबक भी याद करें, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये भी याद करें। ठीक है सर। ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि आसिम ने जो बताया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी मैंने उस पे आना है। अभी ईयरली टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ हुआ नजर नहीं आ रहा ना, जी सर। और 6 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर ऐसा जो हुआ नजर आ रहा था वो मैंने आपको दिखाया है ना। यहाँ पे ये देखें मैंने क्या दिखाया आपको कि ये फेयर वाली गैप में मार्केट ने टैप करके स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, सपोर्ट बन गया ना हमारा, हमने मार्क कर दिया ना इसको। जी सर, ये एक्टिव हो गया सपोर्ट है जी। ठीक है। यही आसिम ने बताया ना, ये एक्टिव हो गया ना ये। जी सर। जी सर। ठीक है, इधर से ये कैसे एक्टिव होगा मैं आपको ये भी बता रहा हूं ना। ठीक है सर। ये दोनों चीजों को की इंपॉर्टेंस को समझें, और मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को बार बार सुनने की कोशिश करेंगे, चार्ट पे बार बार देखने की कोशिश करेंगे, तो आपके सामने एक नैरेटिव बनना शुरू होगा कि अच्छा मार्केट को एहसन भाई बुलिश क्यों देख रहे हैं और बेरिश क्यों देख रहे हैं।
ये ठीक वही सारी बातें, इन्हीं सब बातों पे ध्यान देना है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, ये अभी एक दफ़ा सुनने पे आपको नहीं समझ में आएगा। जिस भाई ने रिकॉर्ड किया है वो लिंक आपके साथ अभी शेयर कर देगा, आप इसको बार बार सुनेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, ओके सर। और किस चीज़ से आपने परहेज करना है, जैसे दवाई जब आपको दी जाती है ना, तो उसमें लिखा होता है बच्चों की फ़ोन से दूर रखें, तो जिस चीज़ से परहेज करना होता है वो भी बताया था साथ में। तो मैंने आपको बता दिया किस चीज़ से परहेज करना है, कि मार्केट ने कब ऊपर जाना है, कब नीचे आना है, कितना ऊपर जाना है, कितना नीचे जाना है, किसी के अब्बा जी को भी नहीं पता। ठीक है, तो इस चीज़ों से आपने परहेज करना है, अपने दिमाग को इस चीज़ से आज़ाद कर लें। ठीक है, और किस चीज़ पे ध्यान देना है, वो चीज़ें वो ये हैं जो मैं मार्क कर रहा हूं, इन चीज़ों पे ध्यान दें तो आएगी समझ में आपको। अपने आप को फिलहाल पैसे से आज़ाद कर लें कि हमने पैसे बनाने, अभी नहीं पैसे बनाने आपने, अभी आपने समझना है इसको, ये स्किल सीखनी है। ये स्किल सीख जाएंगे तो पैसे खुद ब खुद बनेंगे। स्वेटर बुनना सीख जाते हैं जिस वक्त आप, तो एंड रिजल्ट क्या होता है, स्वेटर बन जाती है। स्वेटर बुनना सीख नहीं रहे और कह रहे हैं नहीं जी मैंने स्वेटरों की फैक्ट्री लगानी है, भाई कैसे लगानी है, स्वेटर तो बुननी आई नहीं है आपको। समझ आ गई? तो जो जी। चीज मैं सिखा रहा हूं जी उसको सर सीखें, बिल्कुल। और मेरे से सवाल इस चीज के पूछें, इररेलेवेंट फजूल सवाल नहीं पूछने हैं आप लोग। ठीक है, चले, ओके भाई, अल्लाह हाफिज।